प्रयाग सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में ज्ञान कराएंगे, उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय उन प्रतियोगी छात्र के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, सी टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पर्यावरण में अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों पर निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे सही किया जाए। यह सबसे बड़ी समस्या इस बात से है कि जब हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण में तो ज़्यादातर हमारा फोकस फैक्ट पर होता है, लेकिन सी टेट के जो प्रश्न आते हैं वो फैक्ट्स कम, अवधारणा से संबंधित ज़्यादा होते हैं। तो उस समय हमारे साथ समस्या हो जाती है कि हम इसका उत्तर कैसे दें। उसी विषय पर हम आज फोकस करेंगे और पर्यावरण की जो अवधारणात्मक जो प्रश्न हैं, जो विषय है, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा के पहले आपको पर्यावरण की परिभाषा बता दें। पर्यावरण की परिभाषा यह है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के समुच्चय से निर्मित एक इकाई है। ध्यान दीजिए, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के समुच्चय से निर्मित एक इकाई है। पर्यावरण को अगर शाब्दिक रूप से परिभाषित किया जाए तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ है वही पर्यावरण है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे चारों तरफ क्या ढका हुआ है। हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटकों का समुच्चय है। उसी इकाई का हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण में। आपका जो विषय है वो पर्यावरणीय शिक्षा है। अब हम लोग आते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा से हमें इसकी कई अवधारणा समझ में आएगी और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हमको समझ में आएगा कि इसका निर्णय हम कैसे लें उस प्रश्न पर। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। यह सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। यह सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण, जीव और जीव, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों एवं महत्व का अध्ययन किया जाता है। यह जो परिभाषा है, इस परिभाषा में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित 5 बातें यानी 5 अवधारणा दी गई है। उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मैंने बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। प्रश्न यह है कि मूल्यपरक शिक्षा क्या है। एक बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी शिक्षा हो, हर शिक्षा के पीछे एक मूल्य छिपा होता है। हर विषय का अपना एक मूल्य होता है कि इस विषय द्वारा हम विद्यार्थी में किन गुणों का विकास करेंगे। उसी आधार पर पर्यावरणीय शिक्षा भी एक मूल्यपरक शिक्षा है। यह शिक्षा बालक के अंदर कुछ ऐसे गुणों का विकास करती है। इसीलिए हम जो है इस शिक्षा को, पर्यावरणीय शिक्षा को हम मूल्यपरक शिक्षा कहते हैं। आखिर में वह गुण कौन कौन से हैं जिससे विद्यार्थियों में मूल्यपरक शिक्षा उत्पन्न होगी। वो गुण हैं, मूल्यपरक शिक्षा को हम कई गुणों में बांट सकते हैं। सहयोग, संवेदना, प्रतिस्पर्धा, वैश्विक एकता। अगर पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी में अगर हम इन गुणों का विकास कर ले जाएं, तब हम पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोग, संवेदना, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक एकता। प्रश्न उठता है कि सहयोग हम पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, बालक के अंदर इस गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। हम प्रकृति के माध्यम से बालक में यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से प्रकृति के सभी घटक एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, उसी तरीके से
हम उस पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक में उन घटकों का उदाहरण देते हुए उनके अंदर सहयोग की भावना का विकास करते हैं। इसके बाद संवेदना। जब बालक के अंदर सहयोग जैसे गुणों का विकास होता है तब जो है उसके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है। जब बालक प्रकृति के महत्व को समझता है, उसके अनुभव को समझता है, तब वो सोचता है कि प्रकृति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके प्रति उसको संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना का तात्पर्य होता है लगाव उत्पन्न होना। जब प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगे विद्यार्थी में, तब माना जाता है कि उसके अंदर से संवेदनात्मक गुणों का विकास हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी अपने आसपास जल का दुरुपयोग होते हुए, पौधों को अनायास लोगों को काटते हुए देखे तो उसके मन में एक पीड़ा उत्पन्न हो, यही पीड़ा उसकी संवेदना है। अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तब ये माना जा सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से हम बालक के अंदर प्रतिस्पर्धा जैसे गुणों का भी विकास कर सकते हैं। हम प्रकृति के माध्यम से बालक को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से प्रकृति में जो आपदाएं हैं, जो संकट है, जो झंझावत है, इन झंझावतों के बीच में प्रकृति के सभी जीव जंतु कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रकृति की यह जो शिक्षा है संघर्ष की, बालक के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना लाता है, संघर्ष को प्रेरित करने की प्रयास करता है। यह चीज़ बालक को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और अगला है वैश्विक एकता। प्रकृति के माध्यम से बालक के अंदर वैश्विक एकता का भी विकास करते हैं। हम प्रकृति के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से प्रकृति में जल, वायु, मृदा, ये प्रकृति के जो संसाधन हैं वो किसी अमुक व्यक्ति के लिए नहीं, अमुक प्राणी के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर रूप से प्राप्त हैं। इसलिए उसकी जो समानता और समरसता का जो भाव है बालक में एकता का भाव लाता है, उसके अंदर इन गुणों का विकास करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है? अब पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत बालक के अंदर किन किन गुणों का विकास किया जा सकता है? तो ये उपर्युक्त सभी यानी वैश्विक एकता, प्रतिस्पर्धा, संवेदना, सहयोग जैसे गुणों का विकास इस शिक्षा के अंतर्गत किया जा सकता है। ये आपका अवधारणात्मक प्रश्न है। इसमें आपको अगर पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा को समझ रहे हैं तो इसका उत्तर देने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद मैंने जब पर्यावरणीय शिक्षा का परिभाषा दिया तो उसमें बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है, यह सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। तो सतत विकास क्या है? यह पर्यावरणीय शिक्षा किस प्रकार से सतत विकास को प्रोत्साहित करेगी? क्योंकि सतत विकास का जो आधार है वो मानव की संवेदना और उसके रचनात्मक गुणों पर डिपेंड है। अगर बालक के अंदर रचनात्मक तरीकों का इजाद होगी उसके अंदर और उसके अंदर संवेदनात्मक विकास होगा तो वो प्रकृति में संरक्षण और विकास दोनों को महत्व देगा। यह जो अवधारणा है 90 के दशक में आई थी और ये बताया गया कि जिस तरह से तीव्र औद्योगिकरण के कारण मानव तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारी भावी पीढ़ी में कुछ समय के बाद सीमित रूप से व्याप्त हैं और वो समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं? कुछ समय के बाद हमारा विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमें सतत विकास का पालन करना होगा। तो सतत विकास क्या है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और नवीकरणीय योग्य संसाधन, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और नवीकरणीय यानी ऐसे प्रकृति के संसाधन जो सीमित मात्रा में व्याप्त हैं, जो कुछ समय बाद समाप्त हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि, जिसका विवेकपूर्ण इन संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करें, जिसके वजह से प्रकृति का संरक्षण और विकास दोनों किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर इन गुणों का विकास हो। ये आपकी पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, मूल्यपरक शिक्षा और सतत विकास की अवधारणा। इस परिभाषा में 3 बातें और बताई गई: मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच संबंध, जैविक और अजैविक घटक के बीच के संबंध।
मानव पर्यावरण संबंध के अध्ययन भी हम पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो तीन जो अवधारणा है, मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच संबंध, जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध, इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र में करते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या हम पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में हम इसको करेंगे। इसके पहले अब हमको ये जानना जरूरी है कि पर्यावरणीय शिक्षा जो हमको दी जा रही है, यह कक्षा 1 से लेकर के शोध कार्य करते हुए छात्रों को भी दिया जाता है। तो हमारा सिलेबस कहाँ पर कंसंट्रेट है? हमारा सिलेबस जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए है, उन प्रतियोगी छात्रों के लिए है। तो अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से दी जाती है और पर्यावरणीय शिक्षा का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है, हम किन उद्देश्यों की पूर्ति इस शिक्षा के माध्यम से करते हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तभी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पर्यावरणीय शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है, इसके 4 उद्देश्य जो है प्रकट होते हैं। पहला है प्राथमिक स्तर पर। जब हम बालक को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देते हैं पर्यावरणीय, तो हमारा पहला उद्देश्य होता है बालक में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना यानी बालक को हम पर्यावरण के उन घटकों के बारे में परिचय कराना, यह हमारा उद्देश्य होता है कि ये जल है, ये मृदा है, ये पौधे हैं, ये कौन से पौधे हैं, इसके बारे में उनको जानकारी देना होता है। जब बालक को हम प्राथमिक स्तर पर ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारा दूसरा उद्देश्य बालक के अंदर भावनात्मक पक्ष का विकास करना होता है। अगला आ जाता है भावनात्मक पक्ष का विकास करना। ये भावनात्मक पक्ष क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भावनात्मक पक्ष का विकास करना है। बालक के अंदर प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न कराना हमारा पर्यावरणीय शिक्षा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। प्राथमिक स्तर पर बचपन में ही बालक की नींव अगर प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाएगी, तभी वह सतत विकास के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो प्रकृति के प्रति वो हिंसक रहेगा। तो इसीलिए हमारा दूसरा लक्ष्य होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक के अंदर भावनात्मक पक्ष का विकास करना। तीसरा हमारा उद्देश्य है क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। क्रियात्मक पक्ष क्या है? क्रियात्मक पक्ष यह है कि पर्यावरण के महत्व के बारे में, पर्यावरण से संबंधित जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, उसके बारे में जो हम बालक को ज्ञान कराए हैं, बालक उस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने लगे, तब हम कहेंगे कि बालक के अंदर क्रियात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। यानी कि जो बालक ने सीखा प्रकृति से, उसको अपने समाज में व्यवहार करे। प्रकृति से अगर उसने सहयोग सीखा है, एकता का भाव सीखा है, तो वही भाव उसको अपने समाज में भी प्रदर्शित करना होगा, उसको करके दिखाना होगा। उसके क्रियात्मक पक्ष का विकास करना हमारा तीसरा उद्देश्य होता है पर्यावरणीय शिक्षा का। और चौथा उद्देश्य है सामाजिकरण का विकास। सामाजिकरण का मतलब, जैसे आपसे कहा जाए कि अमुक व्यक्ति बहुत सामाजिक है, तो आपके मन में यही भाव आता है कि वह व्यक्ति समाज में लोगों का सहयोग करने वाला है, उसकी प्रवृत्ति सहयोग की है। तो हमारा तीसरा उद्देश्य यही है कि बालक के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर सामाजिकरण का विकास किया जाए, वो समाज में कुछ योगदान दे सके, इस तरह का प्रयास हम करें। इस तरह का हमें जो है उसके अंदर गुणों का विकास हो। तो अगर हम पर्यावरणीय शिक्षा के मूल्यों का विकास करें, तब हम सतत विकास की अवधारणा को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने उन उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो इससे आपसे कई प्रश्न बनते हैं। जो मैं आपका ये 10-12 मिनट का जो ये लेक्चर दिया, इससे आप 4-5 अवधारणात्मक प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछूं कि पर्यावरणीय शिक्षा को कौन परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित करते हैं? तो उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। दूसरा हो सकता है सतत विकास को प्रोत्साहन देती है। तीसरा हो सकता है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देती है। तो इसमें कूट में कौन सही होगा? इसमें 2 सही होंगे। यह मूल्यपरक शिक्षा है और सतत विकास को प्रोत्साहन देती है। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बारे में
कथन सही है। पहला हो जाए कि पर्यावरण एक जैविक इकाई है। दूसरा उत्तर उसमें हो या अजैविक इकाई है, और तीसरा उत्तर है जैविक और अजैविक इकाई है। तो कौन सही होगा? जैविक और अजैविक इकाई। उसी तरीके से आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सतत विकास का क्या तात्पर्य है, इनमें से कौन सा कथन सतत विकास को परिभाषित करता है। तो अगर आप सतत विकास की अवधारणा को समझे होंगे तो आप समझ जाएंगे सतत विकास का तात्पर्य प्रकृति का संरक्षण और विकास दोनों ही साथ साथ। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा से संबंधित था। अगला टॉपिक हम उसके महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र, जो पर्यावरणीय शिक्षा के जो 3 भाग थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।